चलो लिखो। देखो हम कैरेक्टरिस्टिक कर्व का डिस्कशन कर रहे थे, उसका लास्ट क्वेश्चन रह गया था। लिखो कंसीडर द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन del u upon del t plus del u upon del x equal to 0. Satisfying the initial condition if u x comma t equal to 1 along the characteristic then first option alpha equal to 1 beta equal to 1 alpha equal to 2 beta equal to 0 alpha equal to 0 और बीटा इक्वल टू 0। फोर्थ ऑप्शन अल्फा इक्वल टू 0 और बीटा इक्वल टू 1। Consider the partial differential equation del u upon del t plus u del u upon del x equal to 0 satisfying the initial condition u x comma 0 equal to alpha plus beta x if u x comma t equal to 1 along the characteristic x equal to t plus 1. Then first option में given है alpha equal to 1 beta equal to 1 alpha equal to 2 beta equal to 0 alpha equal to 0 beta equal to 0 और अल्फा इक्वल टू 0 और बीटा इक्वल टू 1। सॉल्व कर सकते हो, सॉल्व करो। सॉल्व हो गया। अल्फा ऑप्शन 4। देखो अब तो तुम लोगों को पेन चलना चाहिए एटलीस्ट। अगर अब नहीं चला, इस टाइप के हमने 3 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके। और पहले ये बताओ स्पीड की तो प्रॉब्लम नहीं है ना? स्पीड तो सही है ना, या ज्यादा कम है? नहीं, स्पीड ज्यादा तो कितनी भी कर सकता हूं, लेकिन कम नहीं कर सकता हूं। कम में प्रॉब्लम है, स्पीड से तो प्रॉब्लम नहीं है ना। ठीक है, तो देखो हम जो सॉल्व कर रहे हैं, सबसे पहले कॉची लीनियर इक्वेशन ही तो गिवन है, तो उसे लैग्रांजे मेथड से सॉल्व कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पे जिस नोटेशन में तुम कन्वर्ट करोगे, उस जिस नोटेशन में तुम पढ़ के आए उस नोटेशन में क्वेश्चन को कन्वर्ट कर सकते हो। यानी कि कुछ ऐसे लिख सकते हो, जेड इंटू डेल जेड अपॉन डेल एक्स प्लस डेल जेड अपॉन डेल वाई इक्वल टू 0। और कंडीशन मुझे गिवन है, इनिशियल कंडीशन जेड 0 एक्स 0 इक्वल टू अल्फा
बीटा एक्स, और सेकंड कंडीशन मुझे गिवन है जेड एक्स कोमा वाई इक्वल टू गिवन है 1, जब एक्स की वैल्यू क्या गिवन है, एक्स इक्वल टू वाई प्लस वाई। अगर तुम इसे सॉल्व करते हो तो यहां से सॉल्यूशन मिलेगा डी एक्स अपॉन जेड, डी वाई अपॉन 1 और डी जेड अपॉन जी। तो यहां से सॉल्यूशन मिला जेड इक्वल टू C1, जेड इक्वल टू C1 फर्स्ट इक्वेशन। अगर मैं फर्स्ट सॉल्यूशन का यूज करता हूं तो सेकंड सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकता हूं। अगर यहां पे जेड इक्वल टू C1 पुट करोगे तो डी एक्स अपॉन C1 इक्वल टू डी वाई अपॉन 1। तो यहां से लिख सकते हो x माइनस C1 y इक्वल टू C2। तो x माइनस जेड y इक्वल टू C2 इक्वेशन सेकेंड, ये मिलेगी या नहीं, सेकेंड इक्वेशन, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहां पे इसका सॉल्यूशन डिफाइन करोगे तो यहां से लिख सकते हो z इक्वल टू 5 x माइनस जेड वाई, z इक्वल टू 5 x माइनस जेड वाई। मुझे फर्स्ट कंडीशन क्या गिवन है, x इक्वल टू एक्स, y इक्वल टू 0 और z इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा एक्स। तो अल्फा प्लस बीटा एक्स इक्वल टू 5, y की वैल्यू 0 तो 5 ऑफ x, ये मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो 5 ऑफ x में एक रिलेशन आ गया, 5 ऑफ x में रिलेशन आ गया 5 ऑफ x इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा x। अगर मैं यहां से इसकी वैल्यू फाइंड आउट करता हूं तो z इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा और यहां पे x माइनस जेड वाई। यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं, z इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा x माइनस जेड वाई। अब मुझे सेकंड कंडीशन क्या गिवन है, सेकंड कंडीशन गिवन है x इक्वल टू वाई प्लस 1, y इक्वल टू वाई और z इक्वल टू क्या गिवन है 1। अगर मैं इस इक्वेशन में, जो मेरे को एक न्यू इक्वेशन मिली है, इस इक्वेशन में z की वैल्यू 1, y की वैल्यू x की वैल्यू y प्लस 1 और y की वैल्यू y पुट कर दूं तो अल्फा बीटा में एक रिलेशन मिलेगा नहीं मिलेगा। यहां पे हमने पुट किया z इक्वल टू 1 इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा और x की वैल्यू y, z की वैल्यू 1 और y की वैल्यू y प्लस 1। सॉरी तो x की वैल्यू y प्लस 1 माइनस 1 और y से y कैंसिल। तो यहां से एक रिलेशन मिला अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1, एक रिलेशन मिला या नहीं मिला, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1। अब ऑप्शन चेक कर सकते हो कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है, तो फोर्थ ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है, अल्फा इक्वल टू 0 और बीटा इक्वल टू 1। तो आंसर क्या आएगा 4। समझ आया नहीं है, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं। किसी ने कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसने किसी की और मेथड से सॉल्व किया हो, ये इसका प्रॉपर मेथड है, ठीक है, मुझे मालूम है प्रॉपर मेथड से हमने कैलकुलेशन की। कोई सेकंड अप्रोच, सॉल्व किया किसी ने, चलो ऐसा कुछ डिस्कस करते हैं। यहां पे 2 कंडीशन गिवन है, ये नोट किया नहीं किया, रब कर दूं। अब एक बात बताओ, मुझे 2 कंडीशन गिवन है, देखो बातें मत किया करो। यहां पे 2 कंडीशन गिवन है, z इक्वल टू एक्स कोमा 0 इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा एक्स, एक कंडीशन तो ये गिवन है, और एक सेकंड कंडीशन गिवन है z एक्स कोमा वाई इक्वल टू 1। अगर मैं सेकंड कंडीशन का यूज करता हूं तो यहां से क्या मिलेगा, z y प्लस 1 कोमा वाई इक्वल टू 1। मैं कुछ इसे सेकंड कंडीशन को ऐसे लिख सकता हूं, x की वैल्यू y प्लस 1 पे मुझे वैल्यू क्या मिल रही है 1 मिल रही है। तो अगर मैं y इक्वल टू 0 पुट कर दूं, y इक्वल टू 0 पुट कर दूं तो z इक्वल टू 1 कोमा 0 इक्वल टू 1 मिलेगा। y इक्वल टू 0 पुट करता हूं तो 1 कोमा 0 इक्वल टू 1 मिलेगा नहीं मिलेगा। अब मैं फर्स्ट कंडीशन में, जो मुझे फर्स्ट कंडीशन की हुई ना, वहां पे x की वैल्यू 1 रिप्लेस कर दूं। अगर 1 रिप्लेस कर देता हूं तो z इक्वल टू 1 कोमा 0 इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा। ये z 1 कोमा 0 की वैल्यू मिल रही है अल्फा प्लस बीटा, और ये z 1 कोमा 0 की वैल्यू क्या मिल रही है 1। तो यहां से भी तो एक रिलेशन मिला अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1। अभी भी तो हम यही चेक करने वाले हैं या नीचे करने वाले, यानी कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1, और वहां से ऑप्शन से भी मैं वही कर रहा हूं कि अल्फा इक्वल टू 0 और बीटा इक्वल टू 1। तो यहां से भी सॉल्व कर सकते हो। अगर तुम्हारे पास प्रॉपर कोई मेथड भी नहीं है फिर भी तो क्वेश्चन अटेम्प्ट हो रहा है या नहीं हो रहा, लेकिन वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता कि तुम सोचते कैसे हो।
क्योंकि तुम बिल्कुल भी सोचते ही नहीं हो कंसेप्ट से हटके। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है ना कि कंसेप्ट से हटके नहीं सोचते। हमें एक लैग्रांज मेथड सिखाया गया, तो हम लैग्रांज मेथड पढ़ रहे हैं, बस लैग्रांज मेथड से कंसेप्ट अप्लाई करेंगे और सॉल्व करेंगे। नहीं, फिर ज्यादा नहीं हटना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं, रब कर दूं ये। अब देखो, जैसे हमने डिस्कशन किया तो हमारे सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम आई यूनिक सॉल्यूशन। जो क्लास में क्वेश्चन अराइज हुए, यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, में ऑब्जेक्टिव कर भी रहा था, तो तुम लोग मानने के लिए नहीं तैयार थे कि एक्स्ट्रा कंडीशन मिल रही थी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये थी ना कि हम एक्स्ट्रा कंडीशन मिल रही है तो क्यों मिल रही है। तो अब वही सारी डिस्कशन करते हैं। यहां पर लिखो यूनिकनेस ऑफ यूनिकनेस ऑफ कॉशी प्रॉब्लम। फर्स्ट पॉइंट लिखो यूनिक सॉल्यूशन, कॉशी प्रॉब्लम। फर्स्ट पॉइंट लिखो यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। गिविंग द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, गिविंग द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन p plus q equal to r with the initial data curve gamma x naught t, y naught t और z naught। इनिशियल डाटा कर्व x नॉट t, y नॉट t और z नॉट t। देन डेल्टा इक्वल टू p x नॉट, y नॉट, z नॉट, q x नॉट, y नॉट, z नॉट, d x नॉट अपॉन dt और d y नॉट अपॉन dt। q x नॉट, y नॉट, z नॉट और सॉरी p x नॉट, y नॉट, z नॉट, q x नॉट, y नॉट, z नॉट और d x नॉट अपॉन dt, d y नॉट अपॉन dt। यानी कि मैं करना क्या चाह रहा हूं कि डेल्टा नॉट इक्वल टू जीरो, डेल्टा नॉट इक्वल टू जीरो, देन कॉशी प्रॉब्लम हैज यूनिक सॉल्यूशन, हैज यूनिक सॉल्यूशन। अगर मैं इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करूं या फिर डायरेक्ट ऑब्जर्व करूं तो इसका मीनिंग कुछ ऐसा ही तो लिखा हुआ, डेट इज p x नॉट, y नॉट, z नॉट अपॉन d x नॉट अपॉन dt नॉट इक्वल टू q x नॉट, y नॉट, z नॉट अपॉन d y नॉट अपॉन dt। अगर मैं इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करता हूं या फिर ये रेशो चेक करता हूं, दोनों का मीनिंग तो सेम ही है। ये तो समझ आ रहा है या नहीं यार। अब सेकंड केस लिखो नो सॉल्यूशन। फर्स्ट केस है मेरे पास यूनिक सॉल्यूशन, सेकंड केस लिखो नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन में लिखो p x नॉट, y नॉट, z नॉट अपॉन d x नॉट अपॉन dt इक्वल टू q x नॉट, y नॉट, z नॉट अपॉन d y नॉट अपॉन dt इक्वल टू r x नॉट, y नॉट, z नॉट अपॉन d z नॉट अपॉन dt। d z नॉट अपॉन dt। और थर्ड केस लिखो, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन p x नॉट, y नॉट, z नॉट अपॉन d x नॉट अपॉन dt इक्वल टू q x नॉट, y नॉट, z नॉट अपॉन
डी वाई नॉट अपॉन डी टी इक्वल टू आर एक्स नॉट वाई नॉट जेड नॉट अपॉन डी जेड नॉट अपॉन डी टी। नोट किया? अब एक चीज देखो, तीनों में एक सिमेट्रिक है। ये मुझे कॉसी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है और यहां पर मुझे डाटा कर्व गिवन है, यहां पर मुझे डाटा कर्व गिवन है और यहां पर फर्स्ट कंडीशन क्या आ रही है मेरे पास, पी एक्स नॉट वाई नॉट जेड नॉट, क्योंकि पी जो फंक्शन है कैपिटल पी जो है वो फंक्शन एक्स वाई जेड है या नहीं, तो वहां पर जो भी कर्व गिवन है ये पुट कर दोगे। फिर उसके रेशो किसके साथ देख रहे हो, जो एक्स पॉइंट है, जो इनिशियल कर्व एक्स नॉट है पैरामेट्रिक कर्व, उसका डेरिवेटिव किसके रेस्पेक्ट में, टी के रेस्पेक्ट में। अगर नॉट इक्वल टू मिला क्यू एक्स नॉट वाई नॉट जेड नॉट और किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हो डेरिवेटिव, डी वाई नॉट अपॉन डी के रेस्पेक्ट में। ऐसे ही देखो सेकंड केस क्या बना, सेकंड रेशो ये आई, थर्ड रेशो और ये क्या आना चाहिए, नॉट इक्वल आना चाहिए और ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे तो ये रेशो कैसी होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। अब तुम ऐसे नहीं सोचते कि अगर सपोज करो तुम भूल भी जाते हो कि ये सारी चीजें याद नहीं आती कि कब इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, क्योंकि मैथमेटिक्स में टर्म्स को याद रखना मुश्किल है। तुमने बचपन में 10th क्लास में पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पढ़ी है नहीं, सिस्टम ऑफ इक्वेशन ये तो पढ़ा है ना, a1x प्लस b1y प्लस c1 और a2x प्लस b2y इक्वल टू c2। अगर ये दो सिस्टम ऑफ इक्वेशन याद है तुम्हें तो इनमें यूनिक सॉल्यूशन कब होते हैं, जब a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। यूनिक इनफाइनाइट सॉल्यूशन a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2 और नो सॉल्यूशन a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। यही तो पढ़ के आया है नहीं। अब यहां से देख लो तीनों केसेस में वही तो लिखा हुआ। फर्स्ट केस में पहले दो की रेशो नॉट इक्वल होनी चाहिए, सेकंड केस में जब नो सॉल्यूशन की बात है तो नो सॉल्यूशन की बात है तो थर्ड वाला केस, थर्ड जो रेशो है वो नॉट इक्वल होनी चाहिए। और जो ये वाली केस है इनफाइनाइट सॉल्यूशन है तो इस वाले केस में कैसे सॉल्यूशन मिलेंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। समझ आया नहीं है? अब देखो आप सबसे लास्ट बीच में आपकी बात कर रहा हूं, आपके पीछे आपने मुझसे क्वेश्चन पूछा था कि सर ये रेशो इक्वल होती है, अगर ये रेशो इक्वल होती है तो ये कैरेक्टरिस्टिक कर्व जो मिलते हैं ये इनफाइनाइट क्यों मिलते हैं। जैसे हम सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं यू वी डब्ल्यू और भी फाइंड आउट कर सकते हो, ये केस बनता है या नहीं बनता। ये जब लैग्रांज इक्वेशन लिखते हो तो dx अपॉन p, dy अपॉन q और dz अपॉन r, तो ये रेशो ही तो मिल रही है या नहीं मिल रही है। अब वहां से कितनी भी इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिल सकते हैं या नहीं मिल सकते, समझ में आ गया। तब आंसर नहीं दिया था, तब किसी दूसरे मेथड से दिया था, आज आंसर दे रहा हूं। ठीक है, अभी ठीक है, समझ में आ गया नहीं आ गया, क्योंकि अगर तभी बताता तो फिर तुम बहुत सारे क्वेश्चन अराइज करते वहां पे भी। ठीक है, इसलिए बात काट के आगे बढ़ गया था। ठीक है, अब आगे बढ़ते, ये चीज समझ आई या नहीं है, तीनों केसेस समझ आए। अब क्वेश्चन लिखो, देखो क्वेश्चन लिखो, दी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन x डेल यू अपॉन डेल x प्लस y डेल यू अपॉन डेल y इक्वल टू 2u satisfying the initial condition y equal to x gx, u equal to f x with first option
फर्स्ट ऑप्शन में लिखो fx इक्वल टू 2x, gx इक्वल टू 1, हैज नो सॉल्यूशन, हैज नो सॉल्यूशन। सेकेंड ऑप्शन fx इक्वल टू 2x स्क्वायर, gx इक्वल टू 1, हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। थर्ड ऑप्शन fx इक्वल टू x की पावर 3 और gx इक्वल टू x हैज ए यूनिक सॉल्यूशन। और फोर्थ fx इक्वल टू x की पावर 4, gx इक्वल टू x हैज ए यूनिक सॉल्यूशन। नोट किया क्वेश्चन? एक बार जब क्वेश्चन को पढ़ोगे तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि क्वेश्चन में टफ हो, लेकिन क्वेश्चन को उस फॉर्म में कन्वर्ट कर दो जिस फॉर्म में हम पढ़ के आए। वहां से देखो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है और हमें इनिशियल डाटा कर्व भी गिवन, इनिशियल कर्व भी गिवन है, y इक्वल टू एक्स gx और z इक्वल टू fx या u इक्वल टू fx गिवन है या नहीं है। अगर मैं इनिशियल डाटा कर्व x की फॉर्म में या t की फॉर्म में लिखता हूं, अगर मैंने ये गामा इस टाइप से डिफाइन कर दिया कि x को x मान लो, y क्या आएगा, अगर y की वैल्यू ये है y इक्वल टू एक्स gx, तो y की वैल्यू क्या मिलेगी x gx और z की वैल्यू fx। कर्व तो यही बनेगा। अब तुम जैसे हमने वहां पर t में लिखा था इसे गामा को, ऐसे भी लिख सकते हो t g ऑफ t और f ऑफ t, ऐसे भी लिख सकते हो। वो तो हमारे नोटेशन के ऊपर डिपेंड करेगा हम किस फॉर्म में लिख रहे हैं। मैं x के नोटेशन में लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब फर्स्ट ऑप्शन पे आते हैं। फर्स्ट ऑप्शन में क्या गिवन है, देखिए क्वेश्चन को ऐसे तो सॉल्व कर नहीं सकते, बस डायरेक्ट बात करते हैं कि जैसे हमारे पास एक लीक मतलब एक फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होनी चाहिए, वो गिवन है। वहां से p की वैल्यू क्या गिवन है, कैपिटल P की वैल्यू क्या गिवन है x, और कैपिटल Q की वैल्यू y और कैपिटल Z की वैल्यू 2z। तो यहां से फर्स्ट ऑप्शन गिवन है fx इक्वल टू 2x और gx इक्वल टू 1। तो यहां से अगर फर्स्ट ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर डाटा कर्व डिफाइन करोगे तो x की वैल्यू तो x ही आएगी, x की वैल्यू x और gx की वैल्यू gx की वैल्यू 1 गिवन है। तो अगर यहां पे पुट करोगे तो यहां पे ये वैल्यू क्या आएगी x और fx की वैल्यू क्या गिवन है 2x। तो जो मेरे पास कर्व आया वो ये कर्व आया या नहीं आया, देखो बाद में नोट कर लेना, पहला क्वेश्चन देख लो, बाद बाकी के सारे क्वेश्चन तुमसे ही सॉल्व करवाऊंगा कि गामा इक्वल टू x और 2x, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अब मुझे क्या चेक करना, एक रेशो चेक करनी है। पहला पॉइंट क्या था, p x नॉट y नॉट z नॉट अपॉन d x नॉट अपॉन dt। तो यहां पे किसके रेस्पेक्ट में करोगे, x के रेस्पेक्ट में, क्योंकि मैंने जो पैरामेट्रिक कर्व है वो x की फॉर्म में लिख सकते हो, d x नॉट अपॉन dx इक्वल टू q x नॉट y नॉट z नॉट अपॉन d y नॉट अपॉन dx। और यहां पे थर्ड रेशो क्या है, x r x नॉट y नॉट z नॉट अपॉन d z नॉट अपॉन dt। अब यहां से देखो, अगर मैं p की वैल्यू क्या गिवन थी क्वेश्चन में x, अगर मैं इसमें x नॉट जो p फंक्शन है वो p x y z इक्वल टू क्या गिवन है, x गिवन है या नहीं। अगर मैं यहां पर ये कर्व पुट करता हूं तो मुझे वैल्यू क्या मिलने वाली है, x मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो यहां पे मैंने वैल्यू इसकी पुट करी x। अब मैं यहां पर डेरिवेटिव किसका कर रहा हूं, x नॉट का, और x नॉट क्या है x, अरे x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x करोगे क्या वैल्यू मिलेगी 1 इक्वल टू q
क्यू एक्स वाई जेड इक्वल टू क्या गिवन है, वाई। अगर मैं यहां पे वाई पुट करता हूं तो यहां पे क्या मिलेगा, वाई, और यहां पे ये कर्व पुट करोगे एक्स वाई 2x, तो यहां से क्या मिलेगा, तो यहां से आएगा x, y की वैल्यू क्या है x, तो y की वैल्यू जब पुट करोगे तो x ही मिलेगा या नहीं मिलेगा। अब x का डेरिवेटिव dy नॉट अपॉन dx, यानी कि जब मैं इसका डेरिवेटिव करूंगा x के रेस्पेक्ट में तो क्या मिल रहा है मुझे 1 इक्वल टू, यहां से अगर मैं इसको पुट करता हूं r x y z की वैल्यू क्या गिवन है 2u, या फिर 2z मान सकता हूं अगर z में कन्वर्ट कर रहा हूं, क्योंकि x y z ही तो लिख रहा हूं, या फिर u लिखने चाहिए। तो यहां पे मैंने 2z लिख दिया, तो यहां पे अगर इसकी वैल्यू पुट करोगे x नॉट y नॉट z नॉट की, तो यहां पे क्या मिल जाएगा 4x आएगा या नहीं आएगा। जब ये पॉइंट पुट करोगे x और 2x, तो इसकी वैल्यू क्या मिलेगी 4x, तो इसकी वैल्यू आएगी 4x अपॉन dx नॉट अपॉन dt। dx नॉट अपॉन dt का डेरिवेटिव करोगे तो क्या वैल्यू मिलेगी 2 मिलेगी या नहीं मिलेगी। अगर इससे ये कैंसिल कर दूं तो 2 आएगा, यानी कि यहां से अगर सॉल्व करते हैं हम इसे तो x इक्वल टू एक्स इक्वल टू क्या मिलेगा 2x। तो ये तो इसके इक्वल है, लेकिन क्या ये इसके इक्वल है, नहीं है ना, तो कौन सा सॉल्यूशन होगा, सेकंड केस बना या नहीं बना, नो सॉल्यूशन। ये जो कंडीशन है ये किसकी कंडीशन है, नो सॉल्यूशन की, तो आंसर आ गया नो सॉल्यूशन। पहले इसे नोट ये रब कर दूं, नोट किया नहीं किया। अब देखो सेकंड केस सॉल्व करूं या नहीं, अगर सेकंड केस सॉल्व करोगे तो सिर्फ इतना ही तक चेंज होगा। सेकंड पॉइंट में fx को रिप्लेस किया किससे 2x स्क्वायर से, तो यहां से कितना चेंज हो जाएगा, यहां पर आ जाएगा 2x स्क्वायर। 2x स्क्वायर रेशो में तो कोई चेंज नहीं आएगा। अब यहां पे आते हैं, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये तो सेम आएगा या नहीं आएगा, इसकी वैल्यू भी सेम आएगी। चेंज क्या हो रहा है, ये पॉइंट चेंज हो रहा है, तो यहां पे जब पुट करोगे z की वैल्यू 2x स्क्वायर, तो यहां पे कितना हो जाएगा, तो यहां पे आएगा 4x स्क्वायर अपॉन इसका डेरिवेटिव करोगे इस पॉइंट्स का, तो यहां से क्या मिलेगा 4x, 4 से 4 कैंसिल, x से x कैंसिल, तो यहां पे क्या मिलेगा x मिलेगा नहीं मिलेगा, यानी कि ये रेशो इसके इक्वल है, ये वैल्यू इसके इक्वल है, तो ये किसका केस आएगा इनफाइनाइट सॉल्यूशन। नोट किया, थोड़ा सा वेट किया करो, क्योंकि बाहर जाके फिर मतलब देखो क्लास तो पढ़ाई जाती है कि सेलेक्टेड स्टूडेंट के अकॉर्डिंग, जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि फोकस 4-5 लोगों पे होता है कि जो रिप्लाई करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो प्रॉपर कॉपी करने आते हैं। सच होता है, क्लास जो होती है ना, क्लास में सारे लोगों को बस प्रॉपर सॉल्यूशन चाहिए, तो उनके अकॉर्डिंग भी चलना होता है, ठीक है। इसीलिए अदरवाइज तो तुम स्पीड की बात करो तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन 5 डेज में खत्म कर दूंगा, और 5 डेज की तो, और ऐसा नहीं कि तुम क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट करोगे, क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर लोगे, ऐसा नहीं होता। चलो रब कर दूं, ये नोट किया नहीं किया। अब थर्ड केस की बात करते हैं। fx इक्वल टू हमें क्या गिवन है x क्यूब, और gx इक्वल टू क्या गिवन है x। तो यहां पर देखो इतना चेंज होगा, x स्क्वायर आ जाएगा, और यहां पे क्या आ जाएगा x क्यूब, x क्यूब, x क्यूब भी आएगा ना, 2x क्यूब, 2 सॉरी x क्यूब। अब यहां से रेशो चेक करोगे तो यहां पे तो x अपॉन x का डेरिवेटिव करोगे तो 1 आएगा,
अब यहां पे इसका रेशो चेक करोगे तो क्यू एक्स नॉट वाई नॉट जेड नॉट की वैल्यू यहां पे पुट करोगे तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर, और इसका डेरिवेटिव करोगे तो क्या मिलेगा 2x, इससे ये कैंसिल। तो आगे तो फिर चेक करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, मैं इसे रब कर सकता हूं। ये रेशो ही इक्वल नहीं है, यहां से हमें क्या मिल रहा, हमें मिला x इक्वल टू एक्स बाई टू, x इक्वल टू एक्स बाई टू। तो ये इस केस में हमें कैसा सॉल्यूशन मिलेगा, यूनिक सॉल्यूशन। ये रब कर दूं, अब तो समझ आ गया। अब यहां पे सेम ही तो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में fx की वैल्यू चेंज की है, fx इक्वल टू एक्स की पावर 4 और gx इक्वल टू क्या गिवन है, x ही तो गिवन है, तो सेम क्वेश्चन ही तो सेम ही है। अब fx चेंज करें या ना करें कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं, पड़ेगा ना, अभी भी तो मुझे यूनिक सॉल्यूशन ही मिलेगा। समझ आया सभी को या नहीं। सेकंड क्वेश्चन लिखूं, the Cauchy problem ux minus uy equal to 2 with the initial curve हाँ 2, ux minus uy equal to 2, ux minus uy equal to 2 with initial curve gamma इक्वल टू 2s s और 2s हैज फर्स्ट ऑप्शन यूनिक सॉल्यूशन, सेकंड टू सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, और फोर्थ ऑप्शन इनफाइनाइट सॉल्यूशन। टू सॉल्यूशन, फर्स्ट सॉल्यूशन हो गया। अब यहां से अगर सॉल्यूशन यूनिक है तो सॉल्यूशन फाइंड आउट भी कर सकते हो। सॉल्यूशन यूनिक है तो देखो यहां तक तो सभी से सॉल्व हुआ होगा कि गामा हमें गिवन है, गामा इक्वल टू 2s s और 2s। तो यहां पे हमने p की वैल्यू क्या गिवन है 1, और अगर इसका डेरिवेटिव करोगे विद रेस्पेक्ट टू s तो क्या मिलेगा 2 मिलेगा, नहीं मिलेगा। मैंने इसका डेरिवेटिव किया तो 2 मिला, और इसकी वैल्यू क्या गिवन है -1, और s का डेरिवेटिव करोगे विद रेस्पेक्ट टू x तो क्या आएगा 1। तो क्या ये रेशो इक्वल है? अगर ये रेशो इक्वल नहीं है तो कैसा सॉल्यूशन मिलेगा, यूनिक सॉल्यूशन। अब यूनिक सॉल्यूशन है तो वो फाइंड आउट भी कर सकते हो। फाइंड आउट करोगे तो यहां से क्या मिलेगा dx अपॉन 1, dy अपॉन -1 और dz अपॉन 2, dz अपॉन 2। तो यहां से फर्स्ट सॉल्यूशन मिलेगा x प्लस y इक्वल टू c1। ये तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं या नहीं? अगर मैं इस फर्स्ट और लास्ट फ्रैक्शन को कंसीडर करते हैं, फर्स्ट और लास्ट फ्रैक्शन को कंसीडर करोगे तो हमें मिलेगा 2x माइनस जेड इक्वल टू c2। अब कुछ स्टूडेंट ऐसे भी तो हो सकते हैं कि सेकंड और थर्ड फ्रैक्शन को कंसीडर करें, तो यहां से सॉल्यूशन मिलेगा 2y प्लस जेड इक्वल टू c3। ये भी तो लिख सकते हैं या नहीं? अब यहां से देखो, अगर मैं इन दोनों के अकॉर्डिंग सॉल्यूशन फाइंड आउट करता हूं, अगर मैं इस फ्रैक्शन और इस फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग सॉल्यूशन फाइंड आउट करता हूं तो क्या मिलेगा 2x माइनस जेड इक्वल टू 5x प्लस वाई। ये लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता? u इक्वल टू 5 ऑफ v। अब यहां पे इनिशियल डाटा कर्व गिवन है कि x की वैल्यू 2s,
y की वैल्यू s और z की वैल्यू 2s। मैं ये वैल्यू पुट करता हूं तो यहां से s की वैल्यू 2s पुट करोगे तो 4s माइनस z की वैल्यू 2s प्लस 5x प्लस y करोगे तो 3s। तो 3s इक्वल टू क्या मिलेगा 2s। तो 3s को रिप्लेस कर सकते हो t से। अगर मैंने 3s को रिप्लेस किया let 3s इक्वल टू t, let 3s इक्वल टू t, तो s इक्वल टू क्या मिलेगा t/3। तो phi of t की वैल्यू मिलेगी मुझे 2/3t, phi of t इक्वल टू 2/3t। अब यहां से सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लो। सॉल्यूशन फाइंड आउट करोगे तो यहां से क्या मिलेगा 2x माइनस z, 2s माइनस z इक्वल टू 2/3 और x प्लस y। तो z इक्वल टू 2x माइनस 2/3 x प्लस y। तो यहां से सॉल्यूशन आएगा z इक्वल टू एलसीएम लोगे तो 6 माइनस 2 करोगे तो 4x और माइनस करोगे तो माइनस 2y/3, या फिर z इक्वल टू 2/3 2x माइनस 5, 2x माइनस 5। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि मैं ये और ये फ्रैक्शन कंसीडर कर लूं। पहले ये नोट किया नहीं किया? अब देखो, अब मैं ये फर्स्ट और लास्ट भी तो कंसीडर कर सकता हूं। अगर मैं फर्स्ट और लास्ट कंसीडर करूंगा तो यहां से क्या मिलेगा 2y प्लस z इक्वल टू 5, या फिर एक न्यू फंक्शन f मान लेता हूं, f इक्वल टू x प्लस वाई। तो 2y की वैल्यू क्या आएगी 2s प्लस z की वैल्यू 2s इक्वल टू f3s। ये तो यहां से कितना आ गया 5f3s इक्वल टू 4s, और 5 इसको t मानोगे या u मानोगे तो f ऑफ t मान लेता हूं, t इक्वल टू 4/3t मिलेगा, नहीं मिलेगा? यही वैल्यू मिलेगी। अगर 3s को t मानते हो तो यहां पे 3s इक्वल टू t, तो s इक्वल टू क्या मिलेगा t/3, तो ये मिलेगा। अब यहां से इस रिलेशन का यूज करते हो तो यहां से वैल्यू क्या मिलेगी 2y प्लस z इक्वल टू 4/3 x प्लस y। अब यहां से z की वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो 4/3 x प्लस y माइनस 2y। यहां से 4/3 कॉमन ले लो, या फिर सॉल्व कर लेते हैं कि यहां से क्या बचेगा 4/3 x प्लस 4/3 y माइनस, या फिर एलसीएम ले लेता हूं यहां पर, तो यहां पे आएगा 4y माइनस 6y/3। तो यहां से आएगा 4/3 x माइनस 2y/3। तो यहां से 2/3 2x माइनस y, 2x माइनस y, z इक्वल टू, यही तो सॉल्यूशन ये था। सेम सॉल्यूशन मिल रहे या नहीं मिल रहे? यानी कि अगर इनिशियल डाटा कर्व से कोई भी प्रॉब्लम मतलब सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे तो या तो अगर यूनिक हुआ तो यूनिक ही कर्व मिले। ठीक है, यूनिक का केस समझ आया नहीं है? यहां तक तो किसी को कोई डाउट नहीं? नोट करो। क्या किसके? नहीं, ये तीन ही केस बनेंगे, यूनिक, नो और इनफाइनाइट, और कोई तो हो ही नहीं, होगा ही नहीं होगा। देखो मैंने तो पढ़ा नहीं है, अगर हो तो पता नहीं। मैंने जितनी भी बुक्स देखी हैं या जो भी बुक्स परचेज कर रहा हूं उनमें किसी में भी नहीं है, जितनी भी बुक्स पढ़ रहा हूं। तो तीन ही केस मुझे मिल भी रहे और क्वेश्चंस भी तीन ही टाइप के मिल रहे हैं, या तो यूनिक सॉल्यूशन के, नो सॉल्यूशन के, या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन। सेकंड क्वेश्चन लिखो। सेकंड क्वेश्चन में क्वेश्चन तो यही लिखो सेम, बस इनिशियल डाटा कर्व चेंज करो। इनिशियल डाटा कर्व चेंज करो, यहां पर लिखो s माइनस s और 2s।
इसी क्वेश्चन में चेंज कर दो जो कर्व गिवन है कि गामा सच दैट s माइनस एस और 2s हैज यूनिक सॉल्यूशन, 2 सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ये रब कर दूं। इनफाइनाइट सॉल्यूशन सभी से सॉल्व हो गया इनफाइनाइट सॉल्यूशन, यानी कि अगर चेक करोगे तो यहां पे क्या मिलेगा 1 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन माइनस 1 और 2 अपॉन 2, ये कैंसिल आउट, 1 इक्वल टू 1 इक्वल टू 1। तो ये कंफर्म हो गया कि इसके पास जो सॉल्यूशन होंगे वो कितने सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अब इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। यही तो करने वाले, जब वहां पे यूनिक सॉल्यूशन फाइंड आउट किया तो यहां पे भी तो फाइंड आउट कर सकते हो, नहीं कर सकते हो? लिखो, सॉल्व करो पहले तो लैग्रांजे इक्वेशन। लैग्रांजे इक्वेशन डिफाइन करोगे तो dx अपॉन 1 मिलेगा, dy अपॉन माइनस 1 और dz अपॉन 2, dx अपॉन 1 इक्वल टू dy अपॉन माइनस 1 और dz अपॉन 2। तो यहां से भी तो 3 केस बनेंगे या नहीं बनेंगे? यहां से सॉल्यूशन फाइंड आउट करोगे तो सॉल्यूशन मिलेगा x प्लस वाई इक्वल टू c1, और यहां से सेकंड इक्वेशन सॉल्व करोगे तो टू एक्स माइनस जेड इक्वल टू c2, और थर्ड इक्वेशन ये भी बन सकती है 2y प्लस जेड इक्वल टू c2। यही तो किया था या नहीं किया था फर्स्ट क्वेश्चन में? अब फर्स्ट क्वेश्चन में हम ये कर रहे हैं तो सॉल्यूशन कैसे डिफाइन करोगे? सॉल्यूशन डिफाइन करोगे 2x माइनस जेड इक्वल टू 5x प्लस, क्या इतना तो समझ सकते हो, प्रिंटिंग मिस्टेक ही होगी, खुद कर लिया करो। ऐसा नहीं है कि वो कांस्टेंट चेंज हो गया, मैंने C2 लिख दिया तो C2 ही होगा, तो चेंज कर लिया करो। अब 2x माइनस जेड इक्वल टू 5x प्लस वाई। अब यहां से देखो इनिशियल कर्व पुट करो, जो ये कर्व गिवन है s की वैल्यू, x की वैल्यू s माइनस 2s, तो 2s माइनस 2s इक्वल टू 5 0, तो 5 ऑफ 0 इक्वल टू क्या मिलेगा 0। अब सेकंड केस ले लो, क्या पता इस केस में ऐसा कोई आर्बिट्ररी फंक्शंस मिल जाए जिसकी हेल्प से हम इस आर्बिट्ररी फंक्शंस को एलिमिनेट कर दें। तो यहां पर जब एलिमिनेट करोगे तो 2y प्लस जेड इक्वल टू 5x प्लस वाई, तो यहां से क्या मिलेगा 5 ऑफ 0 या फिर माइनस 2s प्लस 2s इक्वल टू 0। x की वैल्यू s, y की वैल्यू माइनस x, तो 0 हो जाएगा नहीं हो जाएगा, तो 5 ऑफ 0 इक्वल टू 0। इस केस में भी 0 ही मिल रहा। हम कैसे भी सॉल्व करें तो हमारे पास 5 ऑफ 0 को 0 पर मैप कर रहे हैं, फंक्शन तो 1 वेरिएबल है या नहीं। अब ऐसे तो मैं इनफाइनाइट फंक्शंस कंसीडर कर सकता हूं या नहीं कर सकता? जैसे सपोज करो मैं अगर इसके लिए फाई के लिए, अब तो इनफाइनाइट चॉइस है हमारे पास, जैसे फाई को मैंने लेट किया 5 ऑफ x इक्वल टू x, एक स्टूडेंट ये भी तो लेट कर सकता है एक्स स्क्वायर। कोई ये इस टाइप की जितनी भी फंक्शंस हैं वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे या नहीं करेंगे? अब ऐसा भी ले सकते हैं 5 ऑफ x इक्वल टू x, सॉरी साइन x अप टू डॉट डॉट डॉट। तो ये कितनी चॉइस मिली है मेरे पास? इनफाइनाइट। और एवरी फंक्शंस के क्रॉसपॉन्डिंग हमें सॉल्यूशन डिफरेंट मिलेगा नहीं मिलेगा? मिलेगा सॉल्यूशन डिफरेंट। तो वही जितने भी सॉल्यूशन मिलेंगे उन सारे सॉल्यूशन को हम क्या बोल रहे हैं? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। समझ आया नहीं है? यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? रब कर दूं ये। साइन एस
देखो हमें प्रॉब्लम गिवन है कि यू एक्स प्लस यू वाई इक्वल टू यू विद इनिशियल कर्व इक्वल टू यू एस कोमा एस इक्वल टू साइन एस, और यहां पर गिवन है 0 से ग्रेटर देन एस लेस देन इक्वल टू 1, 0 से ग्रेटर देन एस लेस देन इक्वल टू 1। तो एक चीज ध्यान रखना, जब भी इनफाइनाइट सॉल्यूशन का केस आएगा ना तो वहां पर जनरली ये कंडीशन जरूर मिलनी चाहिए। जनरली जो ये फाई ऑफ 0 इक्वल टू 0 की कंडीशन आ रही है, अगर कहीं भी तुम सॉल्व ही नहीं कर पा रहे हो तो इस सॉल्यूशन को फाइंड आउट करना, और सॉल्यूशन फाइंड आउट करना और चेक करना फाई 0 इक्वल टू 0 तो नहीं मिल रहा। और फाई 0 इक्वल टू 0 मिलेगा तो बोल देना कि उस इक्वेशन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के पास कितने सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट। नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन है तो फाइंड आउट करो सॉल्यूशन की कंडीशन कैसे आएगी। जैसे फाई 0 इक्वल टू 0 मिला तो वो कंडीशन फाइंड आउट करो। ये तो कंफर्म हो गया नो सॉल्यूशन होंगे। देखो पेन तो चला लिया करो, शायद जब भी तो कंफर्म होगा कि नो सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। वन अपॉन वन इक्वल टू 1 अपॉन 1 इक्वल टू साइन एस अपॉन कॉस एस। ये तो इक्वल ही नहीं है, यानी ये 1 इक्वल टू 1 नॉट इक्वल टू tan एस, यही तो मिलेगा नहीं मिलेगा। अब ये किसकी कंडीशन है, नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। अगर ये नो सॉल्यूशन की कंडीशन है तो अब वो कंडीशन फाइंड आउट करते कि कैसी कंडीशन मिलेगी। अब सॉल्यूशन तो फाइंड आउट कर सकते हो या नहीं कर सकते। यहां से लैग्रांज इक्वेशन क्या आएगी, साइन dx अपॉन 1 dy अपॉन 1 और dz अपॉन z। तो यहां से इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करो तो x माइनस वाई इक्वल टू c1, x माइनस वाई इक्वल टू c1। अगर मैं किसी भी इक्वेशन के साथ कंसीडर करता हूं तो यहां पे लिख सकता हूं x माइनस लॉग ऑफ z इक्वल टू c2। यहां तक सभी से सॉल्व हो गया। तो यहां से क्या मिला, x माइनस लॉग ऑफ z इक्वल टू 5x माइनस वाई, 5x माइनस वाई। अगर मैं इनिशियल डाटा कर पुट करता हूं तो फाई ऑफ 0 इक्वल टू क्या मिलेगा s माइनस लॉग फाई ऑफ 0 इक्वल टू मिलेगा s माइनस लॉग साइन एस। तो क्या सिंगल वेरिएबल की फंक्शन 0 पे कोई वेरिएबल फंक्शन गिवन करेगी या नहीं, गिवन कोई 0 पॉइंट्स पे सिंगल वेरिएबल फंक्शन है, हम उसे सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करने फाई ऑफ t कन्वर्ट करना चाह रहा हूं, तो क्या उसे वेरिएबल पे मैप कर सकते हैं। ऐसी कंडीशन पॉसिबल है, या फिर ऐसा मिल जाए कि फाई ऑफ 0 मतलब बहुत सारी कंडीशन मिल सकते हैं। यहां पे तो कभी इस कंडीशन की हेल्प से क्या यहां से फाई फंक्शन फाइंड आउट कर पाओगे। कोई कांस्टेंट आ जाए तब कैसे, फाई 0 को 3 पे मैप कर दो तब। मैं बोल रहा हूं कि अगर फाई ऑफ 0 इक्वल टू 3 आ जाए, अब अभी भी तो कुछ नहीं बोल सकते हो। अगर ऐसी कंडीशन मिल जाएगी तुम्हें तो हम क्या बोलने वाले हैं उस कंडीशन के बारे में, उस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के कैसे सॉल्यूशन होंगे, नो सॉल्यूशन। और इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, एब्सर्ड कंडीशन। ये चीज समझ है या नहीं है। ये तीनों केस डिस्कस किए। पहला केस क्या है मेरे पास, पहला केस है मेरे पास यूनिक सॉल्यूशन, सेकंड केस क्या है मेरे पास, नो सॉल्यूशन, और थर्ड केस क्या है मेरे पास, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अगर तुम्हें ये सब कुछ समझ आए तो अब नेट का क्वेश्चन लिखता हूं। नेट के क्वेश्चन में क्या चेंज कर रहे हो, तो फिर सॉल्यूशन इनफाइनाइट में कन्वर्ट हो जाएगी, इसीलिए यहां पे इक्वल टू नहीं दिया। सारी कंडीशंस डिफाइन होती हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में वही क्वेश्चन है। हाँ
क्या पाई बाई किस पे, पाई बाई 4 पे, कहां पे इक्वल हो जाएगा, यहां पे, ये थ्रू आउट होता, किसी पर्टिकुलर पॉइंट्स पे नहीं होता। जो हम कंडीशन चेक कर रहे हैं, या फिर जो सबसे पहली वाली कंडीशन है वो डेल्टा इक्वल टू हम फाइंड आउट करने ना, डेल्टा इक्वल टू ये डिटर्मिनेंट पी एक्स नॉट वाई नॉट जेड नॉट क्यू एक्स नॉट वाई नॉट जेड नॉट अपॉन डी एक्स नॉट अपॉन डी टी और डी वाई नॉट अपॉन डी टी का डिटर्मिनेंट जब चेक करोगे तो ये डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए फॉर ऑल एस, और फॉर ऑल एस से डिफाइन करोगे तो फॉर ऑल एस के लिए होना चाहिए। अब तुमने अगर वहां पे एस इक्वल टू पाई बाई 4 ले भी लिया तो एस की वैल्यू अब कर्व क्या बनेगा, पाई बाई 4 और 1। जैसे इस पॉइंट का डेरिवेटिव करोगे तो सॉल्यूशन कंपेयर कर पाओगे। अगर इस कांस्टेंट वैल्यू का डेरिवेटिव करोगे तो क्या होगा, अभी तो हम वेरिएबल कंसीडर कर रहे हैं या नहीं कर रहे। अब क्वेश्चन लिखो, दी कॉसी प्रॉब्लम x u x प्लस y u y इक्वल टू 0, u इक्वल टू 0, u x कोमा y इक्वल टू x, u x कोमा y इक्वल टू x ऑन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू y हैज ए सॉल्यूशन, has a solution, first option, a solution for all x belongs to R or for all x belongs to R, y belongs to R. Second, a unique solution in x comma y belongs to R2 x comma y not equal to 0 0, x comma y not equal to 0 0. Third, a bounded solution in x comma y belongs to R2 x comma y not equal to 0 0, और फोर्थ ऑप्शन यूनिक सॉल्यूशन इन x comma y belongs to R square x comma y not equal to 0 0, but solution is unbounded.
एक ही सिंगल करेक्ट। थर्ड ऑप्शन सेकंड तो नहीं, मल्टी करेक्ट है, सिंगल करेक्ट नहीं है। सेकंड आएगा तो थर्ड भी आ जाएगा। आपके बराबर उन्होंने थर्ड आंसर दिया, आप उनसे पूछो थर्ड कैसे दिया, यूनिक तो आ जाएगा। सॉल्व हो किसी से या नहीं? देखो पहले जब तुम क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हो ना, प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन पेपर सॉल्व करोगे तो वहां से एक सिमेट्रिक मिलेगी। सिमेट्रिक क्या मिलेगी कि लास्ट ईयर जो इससे पहले वाला पेपर था उसमें क्वेश्चन पूछा गया था एक्स यू एक्स प्लस वाई यू वाई इक्वल टू 0, सेटिस्फाई द कंडीशन दे रखी थी यू 1 कोमा वाई इक्वल टू वाई, इस टाइप की कंडीशन दे रखी थी और 4 ऑप्शन फ्रेम किए उन्होंने, यू एक्स कोमा वाई इक्वल टू वाई अपॉन एक्स। सेकेंड ऑप्शन दिया उन्होंने यू एक्स कोमा वाई इक्वल टू वाई अपॉन एक्स प्लस 1। बुकलेट में है, कभी लिखना शुरू कर दो, ठीक है, मतलब कॉपी पेस्ट मारना शुरू कर देते हो ना तुरंत, इसलिए मना कर रहा हूं, ठीक है। यू एक्स कोमा वाई इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस 1 और एक और ऑप्शन गिवन है यू एक्स कोमा वाई इक्वल टू समथिंग कोई फंक्शन, ठीक है। फर्स्ट टाइम में ये क्वेश्चन पूछा गया, सेकेंड टाइम नेक्स्ट पेपर में सेम क्वेश्चन रिपीट किया। और तुम देखना किसी भी टॉपिक को रिलेट करो, चाहे वो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, रियल है या कोई और टॉपिक है, सभी में जिस नेबरहुड में क्वेश्चन पूछा गया ना उसी नेबरहुड में पूछा जा रहा नेक्स्ट पेपर में। तुम देख लो पहले पेपर में हीट इक्वेशन से क्वेश्चन है, वो हीट के टाइम पर डिस्कस नहीं करूंगा, वैसे यहीं पे रहते हैं, बाकी आगे डिस्कस नहीं करते हीट या वेव किसी भी टॉपिक से। यहां पर देखो जब मुझे ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मिल रहा, नेक्स्ट टाइम में यही तो क्वेश्चन पूछा गया, सिर्फ चेंज क्या किया, कंडीशन। अब मैं तुमसे अगर बात करूं कि इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करो तो कैसे फाइंड आउट करोगे? अगर इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन की बात करता हूं तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन तो फाइंड आउट कर सकते हो। क्या सॉल्यूशन आएगा? जो भी सॉल्यूशन आएगा पहले लैग्रांज इक्वेशन अप्लाई करोगे और लैग्रांज इक्वेशन अप्लाई करने के बाद में इस कंडीशन को पुट करोगे और सॉल्यूशन फाइंड आउट करोगे, यही तो करोगे या नहीं? अब एक तुमसे नॉर्मली क्वेश्चन पूछता हूं, जो ये इक्वेशन लिखी हुई है ये होमोजीनियस आयलर इक्वेशन है या नहीं? यही तो होती है होमोजीनियस आयलर इक्वेशन, एक्स यू एक्स प्लस वाई यू वाई इक्वल टू एन ऑफ यू, यही तो इक्वेशन होती है। अगर इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करो तो यू एक्स कोमा वाई इक्वल टू एक्स की पावर एन एफ वाई अपॉन एक्स, ये इसका सॉल्यूशन होता। अगर डिग्री 0 हो जाए, एन इक्वल टू 0, तो इसका सॉल्यूशन क्या मिलता है, यू एक्स कोमा वाई इक्वल टू वाई अपॉन एक्स। तो अगर मैं खुद एग्जाम देता तो मैं इसको लैग्रांज मेथड से सॉल्व ही नहीं करता। मैं अगर इसको सॉल्व करता तो मैं डायरेक्ट आंसर लिख सकता हूं कि इसका सॉल्यूशन हो जाएगा ये। अगर n 0 हो गया तो u इक्वल टू क्या मिलेगा, एफ वाई अपॉन एक्स ही तो मिलेगा। अगर n 0 हो गया, 0 डिग्री का पॉलिनोमियल मान लेता हूं तो हमें फंक्शन क्या मिलेगी, एक्स वाई इक्वल टू एफ वाई अपॉन एक्स। अब देखो सॉल्व भी कर लेते हैं, ऐसा नहीं, ये तो मैं बता रहा था कि ये वैल्यू आएगी तो आएगी कैसे, इसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये तो रब कर दूं, यहां से देखो जब तुम सॉल्व करोगे तो यहां से क्या मिलेगा, यहां से डी एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू डी वाई अपॉन वाई इक्वल टू डी जेड अपॉन 0, डी जेड अपॉन 0। यहां से देखो अगर डी जेड अपॉन 0 मिल रहा है तो यहां से अगर फर्स्ट 2 पार्ट को सॉल्व करते हैं तो यहां से सॉल्यूशन मिलेगा लॉग ऑफ एक्स इक्वल टू लॉग ऑफ वाई प्लस लॉग C1। इसे मैं लॉग वाई अपॉन एक्स और एक्स अपॉन वाई दोनों ही लिख सकता हूं, कोई प्रॉब्लम है नहीं। लॉग एक्स अपॉन वाई इक्वल टू लॉग C1, तो वाई अपॉन एक्स इक्वल टू C1 मिला मुझे। और सेकंड सॉल्यूशन डी जेड इक्वल टू 0, तो जेड इक्वल टू C2, तो इसका सॉल्यूशन क्या आएगा, जेड इक्वल टू 5 वाई अपॉन एक्स, जेड इक्वल टू 5 वाई अपॉन एक्स। और अभी यही तो लिख रहा था, अगर होमोजीनियस एन डिग्री की मतलब एन इक्वल टू 0 डिग्री की भी किसी पॉलिनोमियल की, तो उसका सॉल्यूशन क्या होता, वाई अपॉन एक्स या यू एक्स कोमा वाई इक्वल टू वाई अपॉन एक्स। जब प्रूव करेंगे वो कंडीशन फाइंड आउट करेंगे, या तो डायरेक्ट लिख दो या फिर इसका यूज कर लो। अब यहां से देखो मुझे एक रिलेशन मिला जेड और फाई में, आर्बिट्री फंक्शन साई या नहीं है,
अब मुझे तो आर्बिट्ररी फंक्शंस एलिमिनेट करनी है, तो मेरे पास इंफॉर्मेशन क्या है, u x x y इक्वल टू क्या गिवन है, x ऑन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। यानी कि जब हम सर्कल की बाउंड्री पे क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो मुझे कुछ ऐसा रिलेशन मिल रहा। तो सर्कल जो भी कर्व गिवन है उसे पैरामेट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। अगर पैरामेट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो यहां से जो कर्व मिलेगा वो कर्व मिलेगा x इक्वल टू कॉस टी, y इक्वल टू साइन टी और z इक्वल टू क्या मिलेगा, कॉस टी। z इक्वल टू क्या मिलेगा, कॉस टी, क्योंकि u x y इक्वल टू क्या गिवन है, x गिवन है, तो x की वैल्यू क्या आएगी, कॉस टी। अब हमने इस क्वेश्चन को किस में कन्वर्ट कर दिया, पैरामेट्रिक फॉर्म में। अगर पैरामेट्रिक फॉर्म में मैं कन्वर्ट कर रहा हूं तो यहां से z इक्वल टू अगर पुट करते हो तो यहां से क्या मिलेगा, कॉस टी इक्वल टू 5, y की वैल्यू साइन टी अपॉन कॉस टी, तो 5 tan t इक्वल टू कॉस टी, 5 tan t इक्वल टू कॉस टी। ठीक है, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इससे क्या हो गया, किससे कम होती है ये बताओ, इससे कम होगी या नहीं। ठीक है, तो यहां से ट्रायंगल कन्वर्ट कर सकते हो, हमें तो रिलेशन नहीं तो बनाना। तो अगर मैं लेट करूं, लेट tan t इक्वल टू a, लेट tan t इक्वल टू a, तो यहां से एक ट्रायंगल मिलेगा या नहीं मिलेगा। tan इक्वल टू क्या लिखते हो, p अपॉन b, तो a अपॉन 1, इसे मैं 1 मान सकता हूं या नहीं मान सकता, तो a अपॉन 1, तो h की वैल्यू क्या मिलेगी, 1 प्लस a स्क्वायर, तो cos t की वैल्यू मिल जाएगी। तो cos t की वैल्यू क्या मिलेगी, अगर यहां से वैल्यू फाइंड आउट करते हो a अपॉन 1, तो यहां से cos t की cos ऑफ t की वैल्यू मिलेगी a अपॉन अंडर रूट 1 प्लस a स्क्वायर, तो 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस a स्क्वायर, ये वैल्यू मिलेगी। यानी कि cos t इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस a स्क्वायर। अब यहां से ये रिलेशन मिला फाई ऑफ a इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस a स्क्वायर, 1 प्लस a स्क्वायर, ये रिलेशन मिलेगा नहीं मिलेगा। अगर यहां पे ये रिलेशन मिलेगा तो हमें वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है, फाई y अपॉन x की। तो यहां से मैं यहां पे लिख देता हूं, तो यहां से सॉल्यूशन मिलेगा z इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर। a की वैल्यू क्या आएगी, y अपॉन x, a की वैल्यू तो फाइंड आउट करना चाह रहा हूं। अगर a की वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो y अपॉन s, तो यहां पे एक रिलेशन मिला z इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस y स्क्वायर अपॉन s स्क्वायर। तो z इक्वल टू सॉल्यूशन फाइंड आउट करोगे तो डायरेक्ट लिख सकते हो x अपॉन अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो ये सॉल्यूशन डिफाइन है ना x नॉट इक्वल टू 0 0 के लिए, x नॉट इक्वल टू 0 0। अब देखो मैंने एक गलती कर दी, मैंने एक क्वेश्चन में गलती क्या करी, यहां पर यूनिक सॉल्यूशन की बात है। पहले ये नोट करो, फिर दोबारा जो स्पेस नहीं है उसके अकॉर्डिंग फिर यूनिक सॉल्यूशन दिखाता हूं। पहले नोट करो। नोट किया, रब कर दो ये। तो मेरे पास जो सॉल्यूशन आया वो आया z इक्वल टू x अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब मैं इसका डिस्कशन कर रहा हूं कि यूनिक सॉल्यूशन होंगे या इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो मेरे पास इक्वेशन तो ये गिवन है ना, इक्वेशन ये गिवन है, और इनिशियल डाटा कर्व क्या गिवन है, ये गिवन है। पैरामेट्रिक फॉर्म में यही तो गिवन है या नहीं है। अगर मैं इसका यूज करता हूं तो यहां से x की वैल्यू पुट करोगे तो cos t मिलेगी, cos t, और इसका डेरिवेटिव करोगे तो क्या मिलेगा, माइनस sin t इक्वल टू,
यहां से क्या मिलेगा साइन टी, और इसका डेरिवेटिव करोगे तो क्या मिलेगा कॉस टी। क्या ये इक्वल है? नहीं है ना। चाहे डिटरमिनेंट सॉल्व कर लो, डिटरमिनेंट डायरेक्ट लिखोगे तो डेल्टा इक्वल टू यहां पे लिखोगे कॉस टी माइनस साइन टी और कॉस टी। इसका डिटरमिनेंट सॉल्व करोगे तो कॉस स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी इक्वल टू क्या मिलेगा 1, और ये क्या है नॉट इक्वल टू 0 फॉर ऑल टी। अगर डिटरमिनेंट डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 तो कैसा सॉल्यूशन मिलेगा? यूनिक। ये तो कंफर्म हो गया जो सॉल्यूशन है z इक्वल टू एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वो सॉल्यूशन कैसा है? यूनिक। यहां तक तो किसी को कोई डाउट नहीं। अब चेक करना मुझे, ये कंफर्म हो गया तो फर्स्ट ऑप्शन तो गलत हो गया ना, फर्स्ट ऑप्शन तो गलत हो गया कि फॉर ऑल एक्स वाई के लिए बोला उन्होंने। अब यहां से देखते हैं कि बाउंडेड, अगर बाउंडेड है तो चेक कर सकते हो, मॉड अप्लाई कर सकते हो। मॉड अप्लाई करोगे तो z इक्वल टू क्या गिवन है एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मॉड z इक्वल टू, मॉड अप्लाई करोगे यहां पर, मॉड अप्लाई करो तो एक्स अपॉन मॉड ऑफ एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब ये बताओ एक रिलेशन रियल एनालिसिस में ये तो जानते हो ना कि एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये रिलेशन तो जानते हो। अगर मैं अंडर रूट अप्लाई करूं तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर लेस देन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसको मैं लिख सकता हूं मॉड ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये लिख सकता हूं। तो यहां से क्या मिलेगा मॉड ऑफ एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1। तो यहां से अगर मैं इस रिलेशन का यूज करता हूं तो मॉड जेड लेस देन इक्वल टू 1 मिलेगा या नहीं मिलेगा? फॉर ऑल एक्स वाई नॉट माइनस 0 0, यही तो कर रहा हूं। ये चीज समझ आएगी या नहीं आई? अगर यहां से अगर इक्वल टू भी रिमूव कर दूं, क्योंकि 0 0 पॉइंट ही नहीं है मेरे पास, 0 0 पॉइंट ही नहीं है, तो ये तो लेस देन आ जाएगा। तो ये बाउंडेड सॉल्यूशन मिला या नहीं मिला? मॉड जेड इक्वल टू लेस देन 1। यहां तक तो किसी को कोई डाउट नहीं है, सब कुछ समझ आया नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। अब देखो दोबारा से तुमसे रिकॉल करवाता हूं, पहले इसे नोट करो। रब कर दूं, ये रब कर दूं या नहीं? अब देखो जितना अभी तक हमने पढ़ा उसका डिस्कशन करते हैं दोबारा से, तुम खुद देखना कि तुम्हें कितना याद। ठीक है, सबसे पहले हम क्या पढ़ रहे हैं कि सरफेस नॉर्मल और कर्व और टेंजेंट की डेफिनेशन, उनका मेरे सिलेबस में कोई यूज नहीं है, बस जहां भी यूज करते हैं उनका यूज कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद मेरे मतलब एग्जाम में क्वेश्चंस नहीं पूछा जाएगा वहां से, बस जैसे जैसे थ्योरी पढ़ते हैं वहां पे रिलेट कर देंगे। अब सेकंड पॉइंट पे आए, हमने 2 पॉइंट्स पढ़े। फर्स्ट पॉइंट हम क्या पढ़ रहे हैं कि फर्स्ट पॉइंट पढ़ने एलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट पे मेरे 3 केस आए। एक तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट लेस देन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इक्वल टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और एक थर्ड केस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ग्रेटर देन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो यहां से जब हम सॉल्व कर रहे हैं तो यहां पर हमें किस टाइप की पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन मिल रही है? कॉची लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। सेकंड केस में भी कॉची लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, लेकिन थर्ड केस में मोर देन 1 यानी कि ग्रेटर देन 1 ऑर्डर की पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन मिल रही है। यही तो बनने। और खुद देखो जब हम एलिमिनेट कर रहे हैं कांस्टेंट को, तो कांस्टेंट को एलिमिनेट करने के बाद हमें कॉची लीनियर और नॉन लीनियर दोनों टाइप की पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन मिल रही है। लेकिन जैसे ही हम सेकंड पॉइंट पर पहुंचते हैं, एलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्रेरी फंक्शंस को एलिमिनेट करता हूं, तो वहां से किस टाइप की इक्वेशन मिलेगी? कॉची लीनियर, फर्स्ट ऑर्डर कॉची लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन मिल रही है या नहीं मिल रही है? अब उसको सॉल्व करने का मेरे पास पर्टिकुलर एक मेथड है, और वो मेथड क्या है? लैग्रांजे मेथड। और लैग्रांजे मेथड, जैसे ही मैंने लैग्रांजे मेथड को अप्लाई करना, तो उसके कितने केसेस हैं मेरे पास सॉल्व करने के? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तुम्हें ये याद होना चाहिए।
कोई भी दो फ्रैक्शन फर्स्ट सॉल्यूशन का यूज या STV ऐसे मल्टीप्लायर्स मिल जाए जिससे वो डिनोमिनेटर किस में कन्वर्ट हो जाए, जीरो में, या फिर डिनोमिनेटर ऐसा मिल जाए जो किस में कन्वर्ट हो जाए, एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन में। यहां तक तो यही किया। फिर मेरे पास है इंटीग्रल कर्व। अगर मैं इंटीग्रल कर्व इंटीग्रल कर्व मिल जाए तो वहां से जब सॉल्यूशन फाइंड आउट करोगे तो कैसे सॉल्यूशन फाइंड आउट कर रहे हो, इंटीग्रल सरफेस फाइंड आउट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। अगर मैं उसको रिलेट कर देता हूं तो वहां से क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, इंटीग्रल सरफेस। इंटीग्रल सरफेस में कंडीशन आई, वो सरफेस जो होगा वो यूनिक होगा, नो होगा, या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। ये तीन टाइप के सॉल्यूशन की बात हुई है नहीं। अब जितने भी क्वेश्चन तुम्हारे CSR, नेट और गेट NBHM में पूछे गए हैं, जनरली CSR ने यहां तक दो क्वेश्चंस का वेटेज रखा। जो तुम्हारे क्वेश्चंस हैं प्रीवियस ईयर के पेपर में, लास्ट ईयर के पेपर में कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। मैं बोल रहा हूं जो जून का पेपर हुआ है उसमें कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया। उससे पहले जितने भी पेपर है ना, किसी भी पेपर को उठा के देख लो, या नेट का पेपर देख लो या गेट का पेपर देख लो, यहां तक की इंफॉर्मेशन से तुम दो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। अब ये तुम बताओ कि यहां तक हमने ऐसा कुछ टफ पढ़ा है क्या? नहीं पढ़ा ना। जब हम इस सब कुछ, इसमें कुछ भी नहीं है तो इस टॉपिक का क्वेश्चन छूटना चाहिए। बस हमें ये याद होना चाहिए कि लैग्रांज इक्वेशन क्या होगी, इंटीग्रल सरफेस क्या होंगे, और यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइट सॉल्यूशन का केस क्या बनेगा। सब कुछ समझ आ रहा है या नहीं? यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसी में एक लास्ट टॉपिक आता, सरफेस ऑर्थोगोनल टू सरफेस। इससे कभी ना तो नेट में क्वेश्चन पूछा गया ना गेट में क्वेश्चन पूछा गया। एक क्वेश्चन NBHM और UPSC वहां पे पूछा गया, लेकिन सिलेबस में मेंशन है इसलिए करवा रहा हूं। ऐसा हो सकता है कि क्वेश्चन पूछ लें। समझ आया नहीं है? वैसे हमने इस टॉपिक को पढ़ चुके हैं क्लास में। ठीक है, लिखो सरफेस लिखो सरफेस ऑर्थोगोनल टू ए गिवन सरफेस। सरफेस ऑर्थोगोनल टू ए गिवन सरफेस। लेट f x y z equal to C. Let f x y z equal to C be a family of surface फैमिली ऑफ सरफेस। अगर मैं इसका पार्शियली, वैसे तो ये जो फैमिली है ये लेवल सरफेस है या नहीं, फर्स्ट क्लास में डिस्कशन किया था। अगर इसका मैं पार्शियली डिफरेंशिएट करता हूं या टोटल डेरिवेटिव करता हूं तो यहां से क्या मिलेगा, डेल f अपॉन डेल एक्स इंटू डी एक्स प्लस डेल एफ अपॉन डेल वाई इंटू डी वाई और डेल एफ अपॉन डेल जेड इंटू डी जेड इक्वल टू 0। तो जो ये इक्वेशन मिल रही है इसके डायरेक्शन रेशो क्या गिवन है मुझे, नॉर्मल के डायरेक्शन रेशो क्या गिवन है, डेल एफ अपॉन डेल एक्स, डेल एफ अपॉन डेल वाई और डेल एफ अपॉन डेल जेड। ये क्या है, डायरेक्शन रेशो। लिखो डायरेक्शन रेशो ऑफ द नॉर्मल, डायरेक्शन रेशो ऑफ द नॉर्मल टू द टेंजेंट प्लेन टू इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 ठीक है। नेक्स्ट लाइन से लिखो, लेट z इक्वल टू जेड एक्स कोमा वाई, z इक्वल टू जेड एक्स कोमा वाई बी द सरफेस which is orthogonal to 1। which is orthogonal to 1। अगर ये ऑर्थोगोनल सरफेस है तो यहां पे इसका डेरिवेटिव करोगे तो dz इक्वल टू p dx प्लस q dy और p dx प्लस q dy माइनस dz इक्वल टू 0। यही तो लिखोगे। अगर मैं इस टर्म को शिफ्ट कर लेता हूं तो p dx
प्लस क्यू डी वाई माइनस डी जेड इक्वल टू 0। तो यहां से इसके नॉर्मल डायरेक्शन रेशियो क्या आएंगे, डायरेक्शन रेशियो टू द नॉर्मल, डायरेक्शन रेशियो टू द नॉर्मल टू द टेंजेंट प्लेन नहीं, डायरेक्शन रेशियो ऑफ द नॉर्मल ऑफ द टेंजेंट टू द सरफेस क्या ऑफ इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 कहां पे है, ये इस इक्वेशन को 2 मान लेना, z इक्वल टू जेड एक्स कोमा वाई, z इक्वल टू जेड एक्स कोमा वाई बी द सरफेस विच इज ऑर्थोगोनल टू इक्वेशन 1। तो यहां पे हमें इसके नॉर्मल डायरेक्शन रेशियो क्या मिल रहे हैं, पी क्यू -1। अगर इसके ये दोनों सरफेस ऑर्थोगोनल हैं तो इनकी डॉट प्रोडक्ट क्या होनी चाहिए, 0। अगर इनकी डॉट प्रोडक्ट 0 होगी तो P डेल एफ अपॉन डेल एक्स इंटू पी और डेल एफ अपॉन डेल वाई इंटू क्यू माइनस डेल एफ अपॉन डेल जेड इक्वल टू 0। तो डेल एफ अपॉन डेल एक्स पी प्लस डेल एफ अपॉन डेल वाई क्यू इक्वल टू डेल एफ अपॉन डेल जेड। और ये किस टाइप की इक्वेशन है, कॉची लीनियर। तो ये विच इज कॉची लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। और जो इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा ना, उसको हम क्या बोल रहे हैं, ऑर्थोगोनल सरफेस। इसे तो सॉल्व करना जानते हो या नहीं जानते हो, ये तो हमने सॉल्व की है, कहां पे, इक्वेशन 2, हाँ जेड एक्स वाई। क्या ये फंक्शन है, किसी भी वेरिएबल की मान रहा हूं, उसे पी तो बोलते हैं जब टोटल डेरिवेटिव करते हो, डी जेड इक्वल टू, जब इस फंक्शन को पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स करोगे तो पी आएगा नहीं आएगा, इंटू डी एक्स। ये तो करवाया भी था पहली ही क्लास में, ठीक है। ये रब कर दूं, लिखो फाइंड द ऑर्थोगोनल सरफेस फॉर x प्लस y इंटू जेड इक्वल टू c 3z प्लस 1 with initial condition x square plus y square equal to 1 and z equal to 1। क्वेश्चन नोट किया, हमें फाइंड द ऑर्थोगोनल सरफेस फॉर x प्लस वाई इंटू जेड इक्वल टू सी 3z प्लस 1 विद द इनिशियल कंडीशन x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 एंड z इक्वल टू 1। ठीक है, अब अगर मुझे सरफेस ऑर्थोगोनल टू सरफेस फाइंड आउट करना था तो पहली इक्वेशन क्या थी मेरे पास, एफ एक्स वाई जेड इक्वल टू सी। तो जो गिवन सरफेस गिवन है उसे इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। अगर इस फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो यहां से क्या मिलेगा, x प्लस वाई अपॉन इंटू जेड 3z प्लस 1 इक्वल टू सी। और ये क्या मेरे पास f, इसको हम क्या लेट कर रहे हैं f, क्योंकि हमें इस फॉर्म में कन्वर्ट करना, यही तो कर रहे हैं या नहीं कर रहे, एफ एक्स वाई जेड इक्वल टू सी। और जो भी इसका सॉल्यूशन होगा, ये हमें कैसी इक्वेशन मिल रही है, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, डी एक्स अपॉन डेल एफ अपॉन डेल एक्स इक्वल टू डी वाई अपॉन डेल एफ अपॉन डेल वाई और डी जेड अपॉन डेल एफ अपॉन डेल जेड। यही तो इसका सॉल्यूशन होगा या नहीं होगा।
तो यहां पे अगर मुझे इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है तो मुझे ये इक्वेशन अप्लाई कर सकता हूं, डेल डी एक्स अपॉन डेल एफ अपॉन डेल एक्स, डी वाई अपॉन डेल एफ अपॉन डेल वाई और डी जेड अपॉन डेल एफ अपॉन डेल जेड। अगर मैं यहां पे अप्लाई करता हूं तो ये मिलेगा डी एक्स अपॉन पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू एक्स। अगर विद रेस्पेक्ट टू एक्स करोगे तो क्या मिलेगा, जेड अपॉन 3z प्लस 1 आएगा, नहीं आएगा? यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू जेड करता हूं तो जेड अपॉन 3z प्लस 1 इक्वल टू डी वाई अपॉन, यहां पे आएगा जेड अपॉन 3z प्लस 1, डी एक्स अपॉन जेड 3z प्लस 1 इक्वल टू डी वाई अपॉन जेड 3z प्लस 1 और लास्ट आएगा डी जेड अपॉन इसका पार्शियल डेरिवेटिव एक्स प्लस वाई तो कांस्टेंट आ जाएगा, एक्स प्लस वाई इंटू 3z प्लस 1 का होल स्क्वायर और 3z प्लस 1 और 1 और माइनस 3z आएगा और 3z से 3z कैंसिल। तो यहां से क्या बचेगा, डी एक्स अपॉन जेड 3z प्लस 1 डी वाई अपॉन जेड 3z प्लस 1 और 3z अपॉन एक्स प्लस वाई अपॉन 3z प्लस 1 होल स्क्वायर। होल स्क्वायर ही तो है, यहां पे नहीं आएगा। हाँ वो कैंसिल आउट हो जाएंगे बाद में, अभी कर ली। अब ये बताओ, अब फर्स्ट टू फ्रैक्शन, अगर फर्स्ट टू फ्रैक्शन कंसीडर करोगे तो 3 अपॉन जेड प्लस 1 से जेड 3z प्लस 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? तो यहां से क्या बचेगा, डी एक्स इक्वल टू डी वाई, यानी कि x माइनस वाई इक्वल टू सी वाई, फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन समझ आई या नहीं? अब मुझे सेकंड सॉल्यूशन फाइंड आउट करना। अब देखो यहां पर थोड़ा कि अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन में x की मल्टीप्लिकेशन कर दूं, सेकंड में y की मल्टीप्लिकेशन कर दूं और थर्ड में माइनस कर दूं z की मल्टीप्लिकेशन, तो ये डिनोमिनेटर कैंसिल आउट हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? इसे कुछ ऐसा भी तो लिख सकता हूं, 3 यहां से डी एक्स अपॉन जेड डी वाई अपॉन जेड इक्वल टू 3z प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस वाई इंटू डी जेड। जो ये इक्वेशन लिखी हुई है लैग्रांज एक्सिलरी इक्वेशन, उसे कुछ इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। अगर इस फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो यहां से इसका सॉल्यूशन क्या आएगा, यहां से देखो, अगर इसमें फर्स्ट में x की मल्टीप्लिकेशन करोगे तो x dx प्लस y dy माइनस z dz अपॉन, यहां पर देखो अगर x की मल्टीप्लिकेशन करोगे तो z कॉमन आ जाएगा, z x प्लस वाई माइनस इसमें z की मल्टीप्लिकेशन करोगे तो माइनस z x प्लस वाई, इससे ये कैंसिल इक्वल टू क्या मिलेगा, 0। अगर ये 0 हो गया, भूल गया, dz, ठीक है, अब तो सही लिखा ना, फिर ठीक है। तो यहां से इक्वल टू 0। अगर इस फ्रैक्शन को किसी के भी साथ कंसीडर करते हो तो यहां से क्या मिलेगा, x dx प्लस वाई, हाँ एक और गलती है, यहां पे y आएगा, x dy प्लस वाई dy माइनस 3z स्क्वायर प्लस z इंटू डी जेड इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहां से बताओ कि x सॉल्व करोगे तो एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस वाई स्क्वायर बाई 2 माइनस जेड क्यूब माइनस जेड स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू c2। मल्टीप्लिकेशन करोगे 2 तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2z क्यूब माइनस जेड स्क्वायर इक्वल टू c2। इक्वेशन सेकंड। अब मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन ये है, सेकंड इक्वेशन ये है। अब मेरे पास कर इनिशियल कर्व क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 और जेड इक्वल टू 1। अगर मैं
ऐसी डायरेक्ट ही अप्लाई कर दो ना, तब भी सॉल्यूशन मिल जाएगा। यहां पर देखो, चाहे तो ये रिलेशन लिख दो तुम कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2z³ माइनस जेड स्क्वायर इक्वल टू 5x माइनस वाई। या तो इस रिलेशन की हेल्प से सॉल्व करो, या फिर डायरेक्ट देखो ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या गिवन है 1, जेड की वैल्यू क्या गिवन है 1, तो -1 इक्वल टू C2, 1 से 1 कैंसिल, तो C2 की वैल्यू क्या मिली -2 यहां पे पुट कर दो, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2z³ माइनस जेड स्क्वायर इक्वल टू C2, सॉरी -2 इक्वल टू कर देता हूं 0 प्लस 2 इक्वल टू 0। क्या? हाँ, यूनिक कैसे होगा? कहाँ पे? पहले दोनों कोएफिशिएंट को जोड़कर, हाँ, उसके बाद फिर इक्वल करेंगे तो सर वहाँ पे x प्लस वाई का होल स्क्वायर, कहाँ पे? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है वहाँ पे, एक्स स्क्वायर प्लस, हाँ कैसे? यहाँ से अगर dx प्लस वाई करेंगे यहाँ से, वो सर इधर से ये 3z प्लस 1 वाला हो जाएगा। तो क्या कह, ये बताओ कहना क्या चाह रहे हो? तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ सर एक और सोल्यूशन, हाँ, एक और सॉल्यूशन मिलेगा। कोई पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसके ऑर्थोगोनल सरफेस, ऑर्थोगोनल सरफेस, ये तो एक फैमिली है ना सरफेस की, इसको ऑर्थोगोनल सरफेस तो बहुत सारे हो सकते हैं या नहीं हो सकते। मैंने यहां पर कब बोला कि क्या ना यूनिक होंगे, यहां तो नहीं रिलेट किया ना कि यूनिक नो या इनफाइनाइट, यहाँ पे ऑर्थोगोनल सरफेस तो इनफाइनाइट मिल सकते हैं। अब देखो ना, यहां पर तो हमने नहीं फाइंड आउट किया ना C1 C2 का एक रिलेशन, C1 C2 में कोई रिलेशन फाइंड आउट किया नहीं किया। यहाँ तो आर्बिट्री फंक्शंस अपने आप एलिमिनेट होगी। जब तुम यहाँ पे इसको फंक्शंस को एलिमिनेट रिलेशन लिखोगे तो 5x माइनस वाई इक्वल टू -2 मिलेगा, और 5x माइनस 2 इक्वल टू -2 पे कांस्टेंट मैप कर रहे हो, तो इतनी तो आर्बिट्री फंक्शंस बहुत सारे मिल सकते हैं, यूनिक नहीं होगा। ये चीज समझ आई या नहीं है? यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अब हमारी जो फर्स्ट टॉपिक था लैग्रांजे मेथड से रिलेटेड, वो कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब सेकंड टॉपिक की बात करते हैं, बंद कर दो। क्या? हमें तो C1 C2 में एक सरफेस ही तो फाइंड आउट करना, कोई भी फाइंड आउट कर दो। अब देखो, बस 1 मिनट ले रहा हूं, 1 मिनट तो बैठ सकते हो या नहीं? नहीं बैठोगे? ठीक, नहीं बैठो।